देखो अब क्या है, तुमको समायोजना सीखनी है, एडजस्टमेंट। जब भी तुमको क्वेश्चन दिया होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस बनवाएगा, बैलेंस शीट बनवाएगा, तो उसमें एडजस्टमेंट देगा। एडजस्टमेंट नॉर्मली बात कौन सी होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिस तिथि को अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, उस तिथि तक चालू वर्ष या आगामी वर्ष के कुछ लेन देनों का लेखा करने से रह जाता है। यही समायोजना है। जैसे मानो आपने पिछले साल 31 मार्च को बंद किया अपनी बुक्स को, लेकिन पता चला 31 मार्च में पहुंचते पहुंचते आपने 500 रुपये देने से किसी के रह गए हैं, तो एक समायोजना है। किसी को ज़्यादा दे दिए तो भी समायोजना है। आपको करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का पेमेंट करना, ना कम का करना है ना ज़्यादा का करना है। आपने कम का कर दिया तो भी एडजस्टमेंट, और ज़्यादा का कर दिया तो भी एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें पहचानेंगे कैसे, ये कहाँ लिखी होती हैं, सामान्यतः सभी समायोजनाएं तलपट के बाद, जो ट्रायल बैलेंस बना होता है ना, जो क्वेश्चन हमको दिया होता है ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद अन्य सूचनाओं के नाम से प्रदर्शित होती है। तो जितनी भी वैल्यू आपको ट्रायल बैलेंस के बाद में अन्य सूचनाओं के नाम से दी होंगी वो सारी की सारी एडजस्टमेंट है। याद क्या रखना, हर एक एडजस्टमेंट दो जगह पे आती है, हर एक एडजस्टमेंट दो जगह पे। अब कहाँ कहाँ आती है वो समझो। या तो आएगी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद आएगी फिर बैलेंस शीट में। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जब आप P&L बना रहे हैं तो वो यहीं पे दो जगह एडजस्ट हो जाए। एक बार तो ट्रेडिंग वाले कॉलम में, ट्रेडिंग अकाउंट वैसे होता नहीं है, जहाँ पे आपने परचेज लिखा है, जहाँ आपने सेल लिखा है वहाँ एडजस्ट हो जाए, और उसके बाद में साथ में एडजस्ट हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन बैलेंस शीट में आएगी। इन दोनों में से कहीं भी एडजस्ट हो सकती है, लेकिन बैलेंस शीट में हमेशा आएगी। दो जगह पे वैल्यू होती है हमेशा। बात समझ पाने वाली। अब समझो एडजस्टमेंट होती कौन कौन सी हैं। पहली एडजस्टमेंट होती है अंतिम खाते की, अंतिम रहतिया, खाते नहीं अंतिम रहतिया की, जिसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम रहतिया कौन सी चीज़ होती है, जो माल वर्ष के अंत में सेल होने से बच जाता है। कोई भी माल जो वर्ष के अंत में बिकने से बच गया वो सारा का सारा क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। ठीक है, अब बात ये रहती है, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक तुमको दिया है ट्रायल बैलेंस में तो वो फिर एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट वही है जो ट्रायल बैलेंस के बाद में दी हो। ठीक है, अगर ये एडजस्टमेंट में दी है तो ये वैल्यू दो जगह पे ट्रांसफ़र होगी। एक बार तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में, और एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। स्टेटमेंट ऑफ P&L में कहाँ जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वाला जो हेडिंग बनता है वहाँ जाके ये माइनस होता है। और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा करेंट असेट्स। समझ के बाद याद क्या रखना है तुमको इसके संबंध में,
यदि क्लोजिंग स्टॉक तलपट में दिया हो, ट्रायल बैलेंस में दिया हो, तो वह केवल बैलेंस शीट में जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट समझो क्या है। इन एडजस्टमेंट के बारे में 12th में पढ़ा होगा वैसे तो। दूसरा समझो, दूसरा है अदत्त व्यय। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। होता क्या है, वर्ष के अंत में जिसका भुगतान करना अभी बाकी है, वो रहेगा आपका अदत्त व्यय। दो जगह पे वैल्यू लिखी जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, और एक बार लिखी जाएगी बैलेंस शीट में। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कहाँ लिखा जाएगा ये, जो इससे संबंधित अमाउंट होगी संबंधित मद में ऐड किया जाएगा। जैसे लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट में आउटस्टैंडिंग को जोड़ा जाएगा और एक्स्ट्रा है ना। और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट में जाएगा ये करंट लायबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। ठीक है। नंबर 3, इसका दूसरा पार्ट होता है पूर्वदत्त व्यय। इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब वर्ष के अंत में या अंत तक जिसका भुगतान एडवांस में किया गया हो। जो एडवांस में पेमेंट दे दिया है वो आता है प्रीपेड में, और दो जगह पे आएगा ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, और एक बार आएगा बैलेंस शीट में। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कहाँ आएगा, संबंधित मद में से लेस किया जाएगा। जितनी प्रीपेड वैल्यू होते हैं वो लेस करेंगे। मानो आपने 700 रुपये का रेंट दे दिया, लेकिन 200 रुपये उसमें एडवांस हैं, प्रीपेड हैं, तो करंट ईयर के कितने हैं, सिर्फ 500, तो 200 रुपये आपको लेस करने पड़ेंगे। और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट में जाएगा ये करंट असेट्स में या अदर करंट असेट्स में लिख सकते हो उसको, प्रीपेड के नाम से, बस प्रीपेड वाली वैल्यू। इसके बाद आता है नंबर 4, इसको बोलते हैं उपार्जित आय। एक्सपेंस के संबंध में दो होते हैं, अदत्त और पूर्वदत्त। आय के संबंध में दो होते हैं, उपार्जित और अनुपार्जित। उपार्जित को बोलते हैं एक्रीव्ड इनकम। उपार्जित जो होता है ना, सेम आउटस्टैंडिंग के जैसा होता है, शॉर्ट में समझने के लिए लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इनकम के संबंध में। आउटस्टैंडिंग होता है जिसका पेमेंट अभी दिया नहीं, और उपार्जित का मतलब जिसका पेमेंट अभी मिला नहीं, मिलना बाकी। हमने काम तो कर दिया जिसके लिए, लेकिन मिला नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वह आय जो कमा ली गई है, हाँ, परंतु प्राप्त नहीं हुई है। मतलब जिसके लिए हमने काम तो कर दिया लेकिन इनकम मिली नहीं है। ये भी दो जगह लिखी जाएगी, एक बार स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, जो इसका रिलेटेड अमाउंट होगा संबंधित मद में ऐड किया जाएगा,
और एक बार जाएगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में लिखा जाएगा ये करंट असेट्स में। हाँ, मिलेगा ना हमको, हमारी संपत्ति है, कभी ना कभी हमको वापस मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? एक और रहा इससे रिलेटेड, कौन सा? 5वां, अनुपार्जित आय, इसको बोलते हैं अनएक्रूड इनकम। इसका जस्ट अपोजिट होता है, वह आय जो प्राप्त हो गई है परंतु कमाई नहीं गई है। किसी से तुमने 2 महीने की सैलरी एडवांस ले ली, लेकिन काम किया सिर्फ 1 महीने, तो 1 महीने की सैलरी एडवांस है, तो एडवांस क्या है वो? तुमको जो मिला अनएक्रूड। अब ये भी 2 जगह पे लिखनी है आपको। एक बार तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में, जो इसका रिलेटेड अमाउंट है उसमें से लेस करनी है आपको, ज़्यादा पैसा आ गया आपके पास, घटाना पड़ेगा। और एक बार लिखना है आपको बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में बनेंगी ये करंट लायबिलिटीज़, क्योंकि आपने काम किया नहीं, किसी का पैसा आपके ऊपर एडवांस है, कभी भी वापस ले सकता है वो। बताओ, बात आई समझ में? अभी ऐसी 2-3 एडजस्टमेंट और हैं, फिर ये सारी एडजस्टमेंट मिलकर एक क्वेश्चन में आएंगी, सबको एडलेस करना है आपको। समझ पा रहे हैं? ठीक, वो 2 और समझो। इसको करता हूँ साइड से रफ, इस वाले को। छठी एडजस्टमेंट, संपत्तियों पर ह्रास। डैप ऑन असेट्स। जब प्रचलन के कारण संपत्ति के मूल्य में गिरावट होती है। जब भी आपकी संपत्ति को यूज़ करेंगे तब उसके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, चाहे टूट फूट की वजह से हो, चाहे चलाने की वजह से हो, चाहे उसका जो वेरिएंट है वो पुराना हो गया है ना, मॉडल पुराना हो गया, तो उसके मूल्य में गिरावट आ जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी, गिरावट हो जाती है। यह गिरावट ह्रास, डैप कहलाती है। नॉर्मली डैप निकालने के 2 तरीके होते हैं। डैप बराबर ऐसे हो सकता है, अमाउंट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डैप, बताएगा कितने % का डैप है, डिवाइड बाई 100। और दूसरा तरीका क्या है डैप निकालने का? अमाउंट ऑफ असेट्स प्लस स्टेबलाइजमेंट एक्सपेंसेस, पढ़ा होगा MHR में, स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है, और डिवाइड बाई लाइफ ऑफ असेट्स या मशीन, कोई भी असेट्स हो सकती है। ठीक है, अब ये 2 जगह पे लिखी जाते हैं डैप। एक तो लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। अभी एक हेड आया था स्टेटमेंट ऑफ P&L में, डेप्रीशिएशन का है ना, तो सीधा डैप वाला जो हेड है उसमें डायरेक्ट लिखेंगे जितना भी %, जितना भी अमाउंट आ रहा है। और एक बार लिखा जाएगा ये बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में किधर? जो इससे संबंधित असेट्स होगी, जो रिलेटेड असेट्स है, में से लेस किया जाएगा। मानो फर्नीचर है 10,000 रुपये का, 10% का डैप 1,000 रुपये, तो 1,000 तो लिखना है स्टेटमेंट P&L में डैप के नाम से। लेकिन जैसे बैलेंस शीट बनाओगे तो फर्नीचर में से माइनस करोगे डैप 1,000, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी रहेगी? 9,000। समझ गए वाली बात हो? ठीक, तो ज़्यादातर यही एडजस्टमेंट है जो तुमको लौट लौट के आती रहेंगी। ट्रांसफ़र वगैरह आप जानते हैं, किसी को ट्रांसफ़र करना तो प्रॉफिट डायरेक्ट कम करना, ट्रांसफ़र वैल्यू लिख जाएगी। समझ पा रहे हैं? ठीक है, पढ़ो साथ में क्वेश्चन जरा क्या है।